गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। चलिए, तो आज मैं आप लोगों के लिए जो नया चैप्टर लेकर आया हूं और मुझसे कई सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट के माध्यम से ये डिमांड रखी थी, सर मौर्यन एम्पायर क्लास 9th ICSE का चैप्टर पूरा वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ बना दीजिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए वही वीडियो लेकर आया हूं। और इसके अलावा भी अगर आप लोगों की जो भी डिमांड्स हों वो आप बताते रहिए, मैं धीरे धीरे उस पर कोशिश करता रहूँगा। थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन आपकी सारी डिमांड्स धीरे धीरे पूरी हो जाएंगी। और भी बहुत सारी डिमांड्स हैं आप लोगों की, वो भी यहाँ पर प्रक्रिया में लगी हुई है और जैसे ही उस पर काम होगा वो वीडियो भी आपको सामने दिखाई देगा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मौर्यन एम्पायर के बारे में, क्लास 9th ICSE। पूरा वीडियो डिटेल में होगा। अगर आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझना है तो पूरा वीडियो देखना बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए, क्योंकि पढ़ाई समय मांगती है, पढ़ाई अभ्यास मांगती है। तो अभ्यास के लिए आप अपना पेन, कॉपी, एक बुक सब साथ में रखें ताकि उसमें आप नोट करते चलें। और जितनी चीज़ें मैं आपसे बीच में पूछूंगा उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते चलिए। ऐसा लिखने से आप अटेंटिव रहेंगे, आप कंसंट्रेटेड रहेंगे, आप चीज़ों को ज़्यादा समझ पाएंगे और किसी के भी सवाल पूछने पर आप इमीडिएट जवाब दे पाएंगे। क्योंकि जवाब देने की आदत अचानक नहीं डेवलप होती है, ये शुरुआत से डेवलप होती है। तो आज मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप जवाब देंगे, आदत आपकी विकसित होगी, डेवलप होगी। ठीक है, तो शुरू करते आज का चैप्टर। अब आप मेरी तरफ कम, स्क्रीन पे ज़्यादा देखिएगा क्योंकि कंटेंट वहीं पर लिखा हुआ है। और ये द सिटी टॉपर परिवार का एक बहुत अच्छा फीचर है कि ये पूरा का पूरा कंटेंट आपको सामने प्रिंटेड दिखाई देता है। हम लिख करके ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करते हैं, कम समय पर आपको ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए सभी बच्चे रेडी हो जाएं एक लंबा और बहुत यूजफुल वीडियो देखने के लिए। तो हमारा चैप्टर है द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है चैप्टर की हेडिंग। अब हम इसमें क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। देखिए, मौर्यन एम्पायर इट वाज फाउंडेड बाय, किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसने इसकी स्थापना की थी? इसकी स्थापना करने वाला व्यक्ति है चंद्रगुप्त मौर्य। कब? 4th सेंचुरी में। ठीक है, कब इसकी स्थापना होती है? 4th सेंचुरी में स्थापना होती है। ही ऑर्गेनाइज्ड अ पावरफुल आर्मी, एक बहुत ही पावरफुल आर्मी थी चंद्रगुप्त की। ऐसा जो है बहुत सारे इतिहासकार भी लिखते हैं, उस समय के इतिहासकार, जैसे प्लिनी लिखते हैं, जैसे स्ट्रैबो लिखते हैं। ठीक है, हम आगे भी जिक्र करेंगे। और अगर आपको मौर्यन एम्पायर के बारे में थोड़ा डिटेल में भी जानना हो तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के हिस्ट्री वीडियोस वाली प्लेलिस्ट खोल के देख लीजिएगा। आपको उसमें डिटेल में वीडियो मिलेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैंने बनाए हुए हैं। यहाँ हम केवल शॉर्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं, केवल और केवल आपके बोर्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग। राइट, तो इन्होंने जो है एक वास्ट एम्पायर स्टेब्लिश किया था और इन्होंने नंदास को हटा फेंका। ठीक है, नंदा कहाँ के थे? मगध पर शासन कर रहे थे। आखिरी शासक कौन था नंदा डायनेस्टी का? अगर आपको मालूम है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, देखें कितने बच्चे इसका जवाब जानते हैं। इसके साथ साथ ग्रीक क्षत्रप था। ग्रीक क्षत्रप कौन थे? ये अलेक्जेंडर जब भारत पर आया, इसके बाद में जो है अलेक्जेंडर जब भारत से चला गया, भारत को जीतने के बाद में जिन जगहों को जीता था उसके लिए गवर्नर अपॉइंट कर गया, उसको हम क्षत्रप बोलते हैं। और वो कौन था? वो था सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे, तब तक अगर आपको पता हो सेल्यूकस निकेटर की बेटी का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण नाम है ये, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्षत्रप का शासन कहाँ पे था? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के प्रोविंस में था, यानी कि आज पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र है वो था। इसके बाद इन्होंने जो है यूनिफाइड लार्ज पार्ट सब कॉन्टिनेंट डेवलप किया, जिसे हम पैन इंडियन कैरेक्टर बोलते हैं। वी विल स्टडी अबाउट द पैन इंडियन कैरेक्टर एट द एंड ऑफ द चैप्टर। आप बने रहिए और पूरा का पूरा जब देखेंगे ना तभी आपको समझ में आएगा। लिखते जरूर रहिएगा, मैं बार बार वीडियो में बताऊंगा और हर वीडियो में मैं बताता हूं। जो बच्चे मेरी बात मानेंगे दे विल स्कोर 100% मार्क्स इन देयर एग्जामिनेशन, और जो नहीं मानेंगे उनको कुछ कम करके नंबर मिल सकते हैं। इसलिए टीचर की बात हमेशा माननी जरूरी है। और ये मेरा ऐसे ही नहीं मैं बोल रहा हूं, ये मेरा 13 से 14 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस आपसे बात कर रहा है। तो देखिए, इसके बाद कौन अगला शासक बनता है? ये बनता है बिंदुसार। जो कौन है? ये चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है। ओके, इसके समय पर भी जो है एम्पायर विकसित होता है, बढ़ता रहता है
और ये अपने एम्पायर की बाउंड्रीज और आगे तक बढ़ाता है। इसके बाद में कौन आता है, अभी हम ऐसे चैप्टर नहीं पढ़ रहे, अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो इसके बाद अशोका आता है। अशोका जो है इसके पीरियड को ब्राइटेस्ट पीरियड माना जाता है, पूरे के पूरे मौर्यन एम्पायर में ब्राइटेस्ट पीरियड अशोका का पीरियड है, ठीक है। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे कि ये कलिंग वॉर यहाँ पे लड़ा जाता है, किसके द्वारा, कलिंग वॉर लड़ा जाता है अशोका के द्वारा, ठीक है। और अशोक और कलिंग के बीच में एक युद्ध होता है, बहुत ही बड़ा विशाल और बहुत ही ज्यादा डिवास्टेटिंग वॉर ये लड़ा जाता है, ठीक है। जिसके बाद अशोक का जो है बिल्कुल हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो ह्यूमन वेलफेयर के रूप में काम करने लगता है, ठीक है। इसके बाद वो अपने सब्जेक्ट्स को अपनी संतान की तरह समझने लगता है, यानी उसकी जनता जो है उसकी अपनी संतान की तरह वो ट्रीट करता है, बिल्कुल एक फेयर फादर की तरह। अशोक यहाँ पर कई सारे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स डेवलप करवाता है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के क्षेत्र में काफी ज्यादा डेवलपमेंट होता है उस समय के हिसाब से, याद रखिएगा हम कब की बात करें, उस समय के हिसाब से। ओके, सम ऑफ देम स्टिल सर्वाइव्ड, आज भी उनमें से कुछ मॉन्यूमेंट्स जो हैं आज भी यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये था शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जिन 3 शासकों के बारे में हम अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे, केवल 3 ही रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा बिंदुसार, उसका बेटा सम्राट अशोक। ओके, सोर्सेस कौन कौन से आते हैं, तो सोर्सेस में लिटरेरी सोर्सेस की अगर हम बात करें तो इसमें अर्थशास्त्र एक इंपॉर्टेंट जगह रखता है, सोर्सेस के मामले में अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखा था, तो अर्थशास्त्र लिखने वाला व्यक्ति है कौटिल्य। देखिए यहाँ पे ये सब मैंने लिखा हुआ है, हाईलाइट भी किया हुआ है, ये हाईलाइटेड जो चीजें हैं ये आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन में बहुत मदद करेंगी, ठीक है, एमसीक्यूज क्वेश्चन में बहुत मदद करेंगी। एक बार में अगर आपको वीडियो समझ ना आए, आप इसे 3 से 4 बार देख लीजिएगा, पूरा वीडियो, पूरा चैप्टर आपको कंठस्थ हो जाएगा, बिल्कुल रट जाएगा, याद हो जाएगा। आप किन्हीं भी शब्दों में बात करें, आपको पूरा का पूरा चैप्टर आपके दिमाग में बैठा होगा, ठीक है। तो कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त कहा जाता था, कौटिल्य को ही चाणक्य भी कहा जाता था, ये एक ही के नाम है। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य ने जब अपना राज्य स्थापित किया तो कौटिल्य जो है इनका पहला प्रधानमंत्री था, और सबसे महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट प्रधानमंत्री कौन था, कौटिल्य ही था। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने संस्कृत भाषा में लिखी थी, कौन सी भाषा में लिखी थी, संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। इसके अलावा अर्थशास्त्र किससे डील करती है, अर्थशास्त्र का सब्जेक्ट क्या है, तो अर्थशास्त्र पॉलिटिकल बुक है, ठीक है, पॉलिटिकल बुक है अर्थशास्त्र। ये डिप्लोमेसी से बात करती है, यानी कि जो रूल्स ऑफ डिप्लोमेसी है उनके बारे में बताती है, और साथ ही साथ प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी बताती है, यानी एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे स्टेब्लिश किया जा सकता है, ये जानकारी हमें अर्थशास्त्र किताब से प्राप्त होती है, ठीक है। इसके बाद हम जानते हैं इस बुक को जो डिस्कवर किया गया, यानी कि ब्रिटिश हिस्टोरियन के द्वारा 1909 में, ठीक है। इसके बाद इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी लिखा गया। तो एक इंग्लिश ट्रांसलेशन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है कौटिल्य अर्थशास्त्र के नाम से, याद रखिएगा किताब का क्या नाम है, किताब का नाम है कौटिल्य अर्थशास्त्र। और इसे लिखा किसने गया है, ये हिस्टोरियन है जिनका नाम है आर रामाशास्त्री, आर रामाशास्त्री के द्वारा इस किताब को लिखा गया। ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है, यानी कौटिल्य की जो अपनी किताब है वो कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में है। इंग्लिश ट्रांसलेशन आर रामाशास्त्री के द्वारा किया गया है, ठीक है। ओके, इसके बाद अगला जो सोर्स है वो है इंडिका। इंडिका में हम क्या समझेंगे, इंडिका जो एक किताब है जो जिसके अब हमें एक्चुअल बुक तो नहीं मिल रही है, इसका कुछ कंटेंट हमें दूसरे हिस्टोरियंस की किताब से मिलता है, और वो हिस्टोरियंस विद रेफरेंस लिखते हैं कि ये कंटेंट हमें इंडिका से मिला है, ठीक है। तो इंडिका किसके द्वारा लिखी गई थी, मेगस्थनीज के द्वारा। मेगस्थनीज कौन था, ये वही सेल्यूकस निकेटर जिसे अलेक्जेंडर यहाँ पे अपना गवर्नर बना के गया था, क्षत्रप बना के गया था, उसका एम्बेसडर था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रुका था। ओके, ये वही मेगस्थनीज है। मेगस्थनीज की किताब थी इंडिका, ठीक है, उसने किताब लिखी इंडिका। ये ग्रीक एम्बेसडर था और चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में रहता था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में रहता था ये। और इसको एम्बेसडर बना के भेजा था किसने, सेल्यूकस निकेटर ने। किसने भेजा था, सेल्यूकस निकेटर ने, जो एक ग्रीक रूलर था जिसको अलेक्जेंडर के यहाँ से जाने के बाद में यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। तो इसने जो किताब लिखी थी किसने, मेगस्थनीज ने। किसने लिखी थी, मेगस्थनीज ने। उसकी किताब का नाम है इंडिका।
देखिए मैं अपनी वीडियो में कुछ चीज़ों को कुछ बार रिपीट करता हूँ। ये रिपीट मैं इसलिए करता हूँ आपके दिमाग में वही चीज़ ठूस ठूस के भरने के लिए, ठीक है। और फिर मैं कहता हूँ जितने बच्चे मेरी बात मानेंगे 100% स्कोर करने वाले हैं वो। ओके, तो बुक का क्या नाम था? इंडिका। और इंडिका में जो है, जो चीज़ें हमें इंडिका से जानकारी के रूप में प्राप्त होती है, हम उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैगेसनीज की जो ओरिजिनल इंडिका है वो खो चुकी है, यानी वो अस्तित्व में नहीं बची है। लेकिन इसके कुछ फ्रेगमेंटेड पार्ट्स हमें मिलते हैं। वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं? मैंने अभी नाम बताया था, स्ट्रैबो की किताबों से मिलते हैं, वो हमें एरियन की किताब से मिलते हैं, और डियोड्रस की किताब से मैगेसनीज के कुछ अंश हमें मिलते हैं, ठीक है। मैगेसनीज यहाँ पर जो है एक बड़ा लंबा चौड़ा अकाउंट देता है, किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ठीक है। तो देखिए क्या क्या हमें यहाँ जानकारी मिलती है, उसका एक नोट हमें मिलता है, और उसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो आलीशान जीवन शैली है उसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी मिलती है। वो क्या है? ये कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जो है द ओकेशन ऑन विच एम्परर अपीयर्स इन पब्लिक, जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य जनता के बीच में जाते थे, एक बड़ा सा जो है सेलिब्रेशन होता था, ग्रैंड रॉयल प्रोसेशन में वो निकलते थे। प्रोसेशन का मतलब एक बड़ा जुलूस निकलता था जिसमें बहुत सारे हाथी, घोड़े, बड़ी बड़ी पालकियां, ठीक है, बहुत भव्य समारोह की तरह जो है दिखाई देता था जब चंद्रगुप्त मौर्य जनता के बीच में जाते थे। जैसे आज भी बड़े बड़े मिनिस्टर्स जब निकलते हैं तो एक बहुत बड़ी भीड़ जो है साथ में होती है, बहुत सारी ताम झाम व्यवस्थाएं होती हैं, ये भी वैसे ही करते थे, ठीक है। लेकिन इनकी व्यवस्थाएं बहुत महान थी। जैसे इनके साथ जो है इनकी पालकी गोल्डन पैलिनक्विन थी। पैलिनक्विन का मतलब होता है पालकी, ठीक है। गोल्डन पैलिनक्विन में ये आया करते थे। इनके जो गार्ड थे वो एलिफेंट पे बैठे होते थे, और वो एलिफेंट भी गोल्ड और सिल्वर से डेकोरेटेड थे, ठीक है। गोल्ड और सिल्वर से डेकोरेटेड थे। तो भैया देखा क्या जो है जलवे थे इनके, है ना। आगे और देखिए इनके जलवों की जो है अभी जो है इंतहा नहीं हुई है, अभी और भी बाकी है। तो देखिए जलवों में हम आगे पढ़ेंगे। इनके साथ जो इनके गार्ड्स होते थे वो पेड़ों को साथ लेके चलते थे। कैन यू इमेजिन? पेड़ साथ होते थे, उन पर जो है लाइव बर्ड्स भी होती थी, ठीक है। जीवित पक्षियां भी उनके ऊपर चहचहाते थे, लेकिन वो पेट थे, पालतू होते थे, ठीक है। और उसमें से जो है जो तोते होते थे, तोतों का पूरा फ्लॉक होता था जो चारों तरफ ऐसे घूमता रहता था, ट्रेंड तोते थे, ठीक है, सर्कल अबाउट द हेड। और ये जो है एम्परर के चारों तरफ तोते घूमते रहते थे। इस तरह की व्यवस्था के साथ जो है ये निकलते थे। किंग्स जो है यहाँ पर जो राजा होते थे, यानी चंद्रगुप्त की ही बात कर रहे हैं, उनके जो सबसे नियरेस्ट बॉडीगार्ड होते थे वो एक्चुअली वुमेन को रखते थे। आर्म्ड वुमेन होती थी, यानी कि प्रॉपर ट्रेंड जो फीमेल्स थी उनको जो है यहाँ पर एज अ सिक्योरिटी गार्ड के रूप में रखा जाता था, ठीक है, आर्म्ड वुमेन। और इनको जो है जैसे क्योंकि राजा होते हैं तो इनको इस चीज का तो डर रहता है कि पता नहीं कब कौन इनको कहाँ मार दे, ठीक है। इस वजह से जो है ये अपनी सुरक्षा के लिए जो है बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे, और उसकी वजह से इनका जो खाना बनता था उस खाने को पहले वो लोग खाते थे जो उसको बनाते थे, ठीक है। यानी कि जिन लोगों के द्वारा उस खाने को पकाया गया था वो लोग पहले उसको खाते थे, और उसके बाद जो है राजा खाता था। मैगजीनिस साथ साथ ये भी बताता है कि इस समय चंद्रगुप्त मौर्य या जो भी रूलर थे वो एक बेडरूम में लगातार 2 रातें नहीं सोते थे, यानी उनके बेडरूम्स सिमिलर नहीं होते थे, वो बदलते थे, ठीक है। किस वजह से? सुरक्षा के पर्पज से, ठीक है। तो ये सारे के सारे आलीशान शानो शौकतें थी किनकी? ये मौर्यन सुल्तान, सॉरी सुल्तान नहीं कहेंगे, सुल्तान गलती से मुंह से निकल गया, वो आगे के समय के लिए हम छोड़ देते हैं, आगे पढ़ेंगे जब हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे। ओके, तो ये जो मौर्यन जो है सम्राट थे, इन सबकी जो है जान कहीं खतरे में ना पड़ जाए तो ये सारी व्यवस्थाएं अपनाते थे। अब इसके बाद लिटरेरी सोर्सेस के बाद में अब हम पढ़ रहे हैं कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कैसे होते हैं? वो सोर्सेस जो हमें बिल्डिंग के फॉर्म में मिले हैं, क्वाइंस मिली हैं, कोई और जो है टेम्पल्स मिले हैं, कुछ भी ऐसे मॉन्यूमेंट मिले हैं, कोई भी ऐसी फिजिकल चीजें हमें मिली हैं, तो वो सब आ जाते हैं किसमें? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में। तो हमें यहाँ पे अशोका के एडिक्ट्स मिलते हैं। सबसे अच्छी, सबसे रिलायबल जानकारी तो हमें यहीं से मिलती है, अशोका के एडिक्ट से। तो देखिए यहाँ पे जो है अशोका के जो एडिक्ट थे ये डिक्री इशूड की पूरी जानकारी देते हैं और सबसे ज्यादा रिलायबल जानकारी देते हैं।
डिक्री क्या है? अशोका की राज आज्ञाएं। ठीक है, अशोका की राज आज्ञाएं वो इस पे लिखी गई थी एडिक्ट्स पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उनके जो रॉक एडिक्ट थे, पिलर एडिक्ट थे, उस पे ऐसे 14 मैसेजेस लिखे गए हैं। ठीक है, और वो सब की सब राज आज्ञाएं थी जिसका पालन करना अत्यंत जरूरी होता था। वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो ऑल द डिक्रीज इशूड बाय द किंग। ओके, द एडिक्ट ऑफ अशोका फॉर्म द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मौर्यन हिस्ट्री। मैंने अभी क्या बताया आपको कि सबसे ज्यादा रिलायबल और सबसे बेहतर सोर्स जो है सम्राट अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे ज्यादा अच्छा सोर्स यही है। ठीक है, तो दे आर द ओल्डेस्ट, बेस्ट प्रिजर्व्ड एंड प्रिसाइसली डेटेड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद दीज एडिक्ट्स इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स, ये एडिक्ट्स जो है कहाँ पे इंस्क्राइब्ड थे? दे वर इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स, ऑन पिलर। ठीक है, इस तरह से 14 मेजर रॉक एडिक्ट थे और 7 पिलर एडिक्ट थे और बहुत सारे जो है माइनर रॉक एडिक्ट हैं। इसके अलावा कुछ केव इंग्रेव्स भी मिलते हैं। ओके, द इंस्क्रिप्शन ऑन दीज एडिक्ट्स प्रोवाइड अ यूजफुल इंसाइट इनटू द लाइफ डील्स विद द अशोका, पर्टिकुलरली अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द मौर्यन इन जनरल। ठीक है, कोई खास बात नहीं लिखी इसमें, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन मौर्यन के बारे में जानकारी, जनरल जानकारी हमें इन रॉक एडिक्ट से प्राप्त हो रही है। इसमें हम बात करते हैं, दो ऐसे रॉक एडिक्ट हैं, सहबाजगढ़ी और मानसेहरा। सहबाजगढ़ी और मानसेहरा ये ऐसे दो रॉक एडिक्ट हैं जहां पर जो लिपि यानी स्क्रिप्ट इस्तेमाल की गई है वो खरोष्टी है। ठीक है, और खरोष्टी को बताते हैं, खरोष्टी लिपि को लिखने का तरीका होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, लेफ्ट टू राइट। तो ये कहाँ कहाँ पर मिली है? सहवाजगढ़ी और मानसेहरा। इसके अलावा जो बाकी हमें जो यहाँ पे इंक्रिप्शंस मिले हैं रॉक एडिक्ट पर, वो हमें ब्राह्मी लिपि में मिले, यानी ब्राह्मी स्क्रिप्ट में मिले हैं, जो यहाँ पर जो है लिखी जा रही है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, शायद मैंने इधर कहीं कुछ गलत बता दिया। ये जो आपकी खरोष्टी लिपि है वो लिखी जा रही है राइट टू लेफ्ट, यानी यहाँ से यहाँ पर, जबकि ब्राह्मी लिपि लिखी जा रही है यहाँ से यहाँ तक। ओके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे ऐसे करके उसे लिखा जाता है। चलिए, तो आगे बात करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ अशोकास रेन वॉज द कॉन्क्विस्ट ऑफ कलिंग। ठीक है, कलिंग जो इनके जीवन का एक बहुत बड़ा जो है इंसिडेंट है। द इनडिस्क्राइबेबल सफरिंग, द इनडिस्क्राइबेबल सफरिंग, जिसे मतलब ऐसी सफरिंग थी, ऐसी जो है प्रताड़ना थी, ऐसी दिक्कतें झेली वहाँ के लोगों ने, वो एट्रोसिटीज आपको बताई तक नहीं जा सकती है। ऐसी खतरनाक जो है इतनी ज़्यादा कैजुअलिटीज, डेथ, लोगों के जो है लोग यहाँ पर जो है अपाहिज हुए बहुत सारे। ठीक है, घर परिवार बर्बाद हो गया, पूरी एग्रीकल्चर इकोनॉमी सिस्टम बर्बाद हो गया, इतना सब हुआ इस वॉर में। पर इस वॉर का असर अशोका के ऊपर डीपली पड़ा और अशोका ने जो है कुछ नए परिवर्तन लिए। और ये जानकारी हमें कहाँ से मिल रही है? हमें रॉक एडिक्ट से मिल रही है, इसलिए इसे हम जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में शामिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे एक जिन्होंने वेरी घोष करके जो है एक जिम्मेदारी, मतलब एक संकल्प लिया था, एक डिटर्मिनेशन था कि उन्हें वेरी घोष करना है। वेरी घोष का मतलब क्या है? पूरे के पूरे विश्व को जीतना था। ठीक है, यानी कि साइलेंस्ड फॉर एवर। क्या हुआ? साइलेंस्ड फॉर एवर। और इसके बाद जो है इन्होंने इसको बदल करके कर दिया धम्म घोष, जिसका मतलब है नॉन वायलेंस, यूनिवर्सल पीस। ठीक है, वेरी घोष से इन्होंने चेंज करके धम्म घोष कर दिया। अब इनको एक्चुअली दिग्विजय नहीं करनी थी, अब इनको धम्म विजय करनी थी। ठीक है, दिग्विजय ना करके धम्म विजय अब इनको करनी थी। आगे बात करते हैं हम लोग। इन परसुएंस ऑफ हिज पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस, अब अपनी नॉन वायलेंस की पॉलिसी को बढ़ाने के लिए, और ये सारी जानकारी भी हमें रॉक एडिक्ट में मिली है, अलग अलग रॉक एडिक्ट में मिली है, कोई फर्स्ट में, सेकंड में, वैसे 14 तक। ठीक है, अब क्योंकि ये सब आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, इसलिए इसमें हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। फिर मैं आपको यही सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको देखना हो तो हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए, और हिस्ट्री वीडियोस की प्लेलिस्ट आप जब खोलेंगे आपको जो है इसमें डिटेल्ड वीडियो मिलेंगे, पूरे कंप्लीट पूरी इंफॉर्मेशन के साथ में। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने प्रोहिबिशन लगा दिया किलिंग ऑफ एनिमल्स पर।
ओके, यानी कि जीव हत्या नहीं होगी ऑन द नेम ऑफ द सेक्रीफाइस। इस समय तक क्या कर रहे थे लोग, जो हैं जीव हत्याएं कर रहे थे बलि के नाम पर। ठीक है, यानी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स उनको मार दिया जाता था जो एग्रीकल्चर पर्पस में काफी यूजफुल हो सकते थे। अशोका ने जो है उनको किलिंग से रोका। ठीक है, एडवोकेटेड द रिस्ट्रेंट इन द नंबर ऑफ दैट टू बी किल्ड फॉर द कंजप्शन। यहां तक कि जो है उसने, अशोका ने ऐसे रॉक एडिक्ट लिखे कि जानवरों को खाने के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ओके, इन्होंने जो है यहाँ पर प्रोटेक्टेड सम ऑफ द एनिमल्स, इन्होंने जनरली जो है बहुत सारे एनिमल्स को बचाया। इन्होंने क्रूअल एक्ट जो होते हैं जानवरों के ऊपर, जो अत्याचार होते हैं, उसको भी रोका। अशोका ने ऐसे ऐसे काम किए जो उस समय हम सोच भी नहीं सकते हैं कि इतना ज़्यादा परिवर्तन उस व्यक्ति में आ गया जिस व्यक्ति ने जो है ना जाने कितने अपराध किए हैं। ओके, तो ऐसी हमें जानकारी जो है प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स को लेकर के हमें जानकारी रॉक एडिक्ट 1 में मिलती है। रॉक एडिक्ट 1 में मिलती है ये जानकारी, जिसमें हमें ये भी पता लगता है कि सम्राट अशोक ने अपने भी राजमहल में, अपनी भी किचन में जानवरों को जो है बहुत रिड्यूस कर दिया था। और धीरे धीरे ये लिखते हैं कि धीरे धीरे आगे आने वाले समय में हम इसको भी खत्म कर देंगे, जो उन्होंने आगे उसको भी खत्म किया। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में आता है सांची का स्तूपा। ठीक है, सांची का स्तूपा। आप लोग जल्दी जल्दी बताएं, सांची का स्तूपा इस समय भारत में कौन से स्टेट में आता है? फिर अभी मैं तो आपको बताने ही वाला हूं। तो देखिए, द स्तूपा इज अ सेमी स्फेरिकल डोम लाइक स्ट्रक्चर। स्तूपा कैसा है? स्तूपा की शेप जो है ऐसी है। ठीक है, इस तरह का जो है स्तूपा है। तो ये स्तूपा जो बनाया गया है सम्राट अशोक के द्वारा सांची में, कहां पर बनाया गया है अभी बताते हैं। इसको जो है अनबर्न्ड ब्रिक और स्टोन की मदद से बनाया गया। ठीक है, इसमें बुद्धा के रिलाइक्स रखे हुए, उनके अवशेषों को इसमें स्टोर किया गया, जैसे कि किसी जगह पर हेयर, किसी जगह पर टीथ, किसी जगह पर बोन्स, उनको रख करके और उनके जो है इन रिलाइक्स की मदद से इसे धार्मिक रूप दिया गया। ठीक है, ऐसे ही सांची का स्तूपा उनमें से एक स्तूपा है, जहां पर भी गौतम बुद्ध जी के रिलाइक्स अवशेष जो है यहाँ पर भी रखे गए। और ये कहाँ रखे जाते हैं? सबसे टॉप के पार्ट पर, इस जगह पर। और इस पार्ट को बोलते हैं हर्मिका। क्या बोलते हैं इसको? हर्मिका बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो हमें पता लगेगा कि इनके जो है सांची के स्तूपा की फाउंडेशन अशोक के समय पर होती है। ठीक है, अशोक इसको स्टेब्लिश करता है। और सांची जो है लगभग 45 किलोमीटर भोपाल से दूर है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। तब तक आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स लिख ही दिए हैं। और स्तूपा के जो है चारों तरफ, जैसे अगर हम बात करें, ये एक स्तूपा है और इस स्तूपा के जो है चारों तरफ जो है 4 गेट्स हैं। ऐसे एक गेट, ऐसे एक गेट पीछे की तरफ, एक गेट आगे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 4 गेट्स इन्होंने बनाए। ओके, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में 4 डायरेक्शन में ये 4 गेट्स बनाए गए। ठीक है, दे कार्व्ड द पैनल्स डिपिक्टिंग इवेंट्स लाइफ ऑफ बुद्धा। इन्होंने क्या किया? इसके ऊपर जो डिपिक्ट्स किए हैं, यानी इंस्क्रिप्शन या इंग्रेव जो भी किया है, उसमें किन किन टॉपिक्स पे बात की है? लाइफ ऑफ बुद्धा। ठीक है, टेल्स फ्रॉम जताका स्टोरी। जताका स्टोरी कौन सी है? जताका स्टोरी वही स्टोरी है जिसमें बुद्धा के प्रीवियस बर्थ के बारे में कुछ जानकारियां हमें मिलती हैं। ठीक है, बुद्धा रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। बुद्धा को जो है कई तरह के सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया है उनको, जैसे कि पीपल का ट्री, लोटस, व्हील। ये इनके जीवन के अलग अलग पहलुओं पर है। अगर हम और बात करें तो इसके अलावा भी उनको जाना जाता है, जैसे कि उनका जब वो अपने माँ के गर्भ में थे तो हाथी के रूप में जाने गए हैं। ठीक है, वो भी इनका सिंबल है। राइट, जब वो बड़े हुए, जब उन्होंने अपना गृह त्याग दिया तो वो उनको घोड़े के रूप में भी जाना जाता है। इस तरह से 8 सिंबल हैं गौतम बुद्ध के, उनकी पूरी लाइफ को लेकर के। तो हमें वो सारे के सारे डिस्कस नहीं करने हैं यहाँ पर, हम पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। ठीक है, और फिर सजेस्ट करूंगा, पूरा देखना है, मन कर रहा होगा, मुझे पता है आप लोगों का इच्छा हो रही होगी कि और डिटेल में जाने। इसके लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो है पिलर्स वर सरमाउंटेड, जो पिलर्स इन्होंने बनाए हैं, जैसे कि आपने जो है लॉयन कैपिटल देखा होगा, जो पिलर्स इन्होंने बनाए उसके ऊपर एक एनिमल को रखा जाता था, एक एनिमल रखा जाता था
ठीक है, जैसे आपको कुछ जगहों पर जो है एक जगह पे आपको बैल भी मिलेगा, ठीक है, नंदन और नंदनगढ़ में। ओके, और यहाँ पर जो है लॉयन है ऊपर टॉप पर, ठीक है, इसको बोलते हैं लॉयन कैपिटल। ओके, लॉयन रखे गए हैं, एशियाटिक लॉयन रखे गए, 4 लॉयन एक के पीछे एक, ठीक है, एक के पीछे एक रखे गए हैं। इसलिए जब हम इसे एक डायरेक्शन से देखते हैं तो हमें एक बार में सिर्फ और सिर्फ कितने लॉयन दिखते हैं? एक बार में हमें यहाँ पे लॉयन जो दिखते हैं वो 3 ही लॉयन दिखते हैं, ठीक। उसी को हम अशोक स्तंभ बोलते हैं। तो बैक टू बैक इनको बनाया गया। ओके, और इसे ऑफिशियली हमने अपना नेशनल एम्बलम भी एक्सेप्ट किया। कब किया था? 26 जनवरी को। ईयर कौन सी थी? पहली बार जब हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे थे उसी समय हमने इसको नेशनल एम्बलम के रूप में दर्जा दिया था। याद रहेगा? याद रहना चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जो है मौर्यन एम्पायर को रूलर वाइज और इनकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल और साथ साथ जो है डिप्लोमेटिक सारी चीज़ें अब पढ़ेंगे। तो देखिए, मौर्यन एम्पायर हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है वो सोर्सेज थे, वो ऑब्जेक्टिव्स थे, वो जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन थी कि हम क्या पढ़ेंगे। अब आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य जिसे हम कहते हैं, ही वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर। हमें इनके चाइल्डहुड के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन कई तरह की जो है लेजेंड हमें सुनने को मिलती हैं, कई तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। उनमें से हम सभी को तो नहीं डिस्कस कर सकते, ठीक है, लेकिन जैसे हम बात करते हैं एक लीजेंड के अकॉर्डिंग हमें पता लगता है कि ये शायद जो है नंदास के यहाँ पर काम करते थे, जिस वजह से जो है ये उनके वहाँ पे रहते थे और एक समय किसी कहा सुनी में जो है इनको उनकी नौकरी छोड़नी पड़ी और वो चले गए। इसी तरह जो है एक व्यक्ति और थे, कौटिल्य। कौटिल्य भी जो है इनकी भी नाराजगी हुई धननंद से और ये भी जो है इनसे बदला लेने के लिए बढ़ गए आगे। इनकी मुलाकात होती है, कौटिल्य से इनकी मुलाकात होती है तक्षशिला में। क्यों तक्षशिला में? क्योंकि तक्षशिला के ये एक प्रोफेसर हुआ करते थे, आचार्य थे तक्षशिला में, तो इनकी मुलाकात वहां पे होती है। अब दोनों को ही, क्योंकि दोनों ही नाराज थे, किससे? धननंद से, तो दोनों के बीच में जो है समझौता हो जाता है। कौटिल्य जो है यहाँ पर आगे चल के चाणक्य के नाम से फेमस होते हैं। कौटिल्य एक ब्राह्मण है, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है सन ऑफ ब्राह्मण। कौटिल्य जो है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया नंदा ने इनके साथ भी कुछ गलत किया था, ठीक है, गलत क्या किया था हम उस पर जा सकते हैं अभी, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा जिसकी आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जरूरत नहीं है। ओके, फिर इसके बाद देखिए इन्होंने आपस में हाथ मिला लिए और नंदा डायनेस्टी को खत्म करने का प्रण ले लिया, शपथ ले ली कि नंदा डायनेस्टी जो है अब हम नंदा डायनेस्टी को नहीं छोड़ने वाले, बर्बाद करके ही रख देंगे। तो इसी तरह से ये आगे इन्होंने अपना काम करना शुरू किया। फाइनली जो है यहाँ पर सीरीज ऑफ बैटल्स होती है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है नंदा को हरा देता है। नंदा डायनेस्टी का आखिरी शासक धननंद होता है जिसे वो हरा देता है, और हराने के बाद में जो है अब पाटलिपुत्र किसकी हो जाती है? मगध साम्राज्य किसका हो जाता है? चंद्रगुप्त का। दिस लेड टू द एमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी, और नई डायनेस्टी की स्थापना होती है जिसको बोलते हैं मौर्यन डायनेस्टी, जो हमारे चैप्टर का नाम है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ओके, अलेक्जेंडर का थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। तो ग्रीक रूलर था अलेक्जेंडर, फिलिप का बेटा था, मैसेडोनिया से आया था। इसने भारत में आकर के जो जगह जीती थी वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट की जगह इसने जीती थी। इसका युद्ध राजा आम्बी से भी हुआ था, ठीक है, इसका युद्ध राजा पोरस से भी हुआ था। आम्बी ने इसकी सबॉर्डिनेशन एक्सेप्ट कर ली थी, जबकि राजा पुरु या पोरस ने इसकी सबॉर्डिनेशन एक्सेप्ट नहीं की और एक बहादुर राजा की तरह लड़ा। इसलिए अलेक्जेंडर खुश होकर के उसको जीवित छोड़ देता है और उसका राज्य भी उसको वापस कर देता है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मुझे बताने का मन करता है बार बार, लेकिन फंस जाते हैं क्योंकि मुझे आपको यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाना है, ठीक है। चलिए तो आगे बात करते हैं। आफ्टर हिज डेथ हिज टेरिटरीज इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वर टेकन ओवर बाय चंद्रगुप्त मौर्य। किसकी डेथ के बाद में? धननंद की डेथ के बाद में, सॉरी अलेक्जेंडर की डेथ के बाद में, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर से इसका युद्ध होता है। अभी हम फिर उसको जिक्र करेंगे, उस पर पढ़ेंगे। और वहां से जो है इसका ये सारा का सारा एरिया अलेक्जेंडर का वो किसको मिल जाता है? वो चंद्रगुप्त मौर्य को मिल जाता है। चाणक्य ही एम्बार्क ऑन द कंसोलिडेशन प्रोसेस ऑफ हिज एम्पायर।
इसके इस एम्पायर को बढ़ाने में चाणक्य का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है किसका? चाणक्य का। ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको और उम्मीद है बहुत मज़ा भी आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा है तो एक बार फटाफट लाइक पे क्लिक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके, और अपने सभी पढ़ने लिखने वाले दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मैं यही कहता हूँ, पढ़ने लिखने वाले दोस्त, जो नहीं पढ़ते उनको मत शेयर कीजिए, क्यों बेकार में अपना भी समय और उनका भी समय बर्बाद करेंगे। उन्हें कोई मूवीज़ या डांस के वीडियो देखने दीजिए, पर आप पढ़िए, क्योंकि फ्यूचर इसी में रखा हुआ है। ठीक है, पढ़ाई में ही फ्यूचर है आपका, राइट। और आपका ये एक ऐसा चैनल है जिसमें हम आपको ज़्यादा सब्सक्रिप्शन ये सब बोल के आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत बोलना पड़ता है, ज़रूरत है उसकी, क्योंकि चैनल अभी छोटा है। यूट्यूब पे बड़ा चैनल आप ही बना सकते हैं, ठीक है, और आप ही के लिए हम आगे भी वीडियोस बनाते रहेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है, 305 BC में यहाँ पर एक वॉर लड़ी जाती है, ठीक है, और वो वॉर किसके द्वारा लड़ी जाती है? सेलुकस के द्वारा। किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। सेलुकस कौन था? जनरल ऑफ अलेक्जेंडर। लेकिन इस समय तक ना अलेक्जेंडर जीवित था, ओके, अलेक्जेंडर की डेथ हो चुकी थी, राइट, बैक्टीरिया में उसकी डेथ हो चुकी थी। और इसके बाद जो है सेलुकस लगभग इंडिपेंडेंट रूल कर रहा था यहाँ पर, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी जगह जीत ली। और इसके साथ एक समझौता होता है सेलुकस के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का। उस समझौते के अकॉर्डिंग चंद्रगुप्त मौर्य को अब काबुल मिल जाता है, कंधार मिल जाता है, हेरात मिल जाता है, बलूचिस्तान मिल जाता है। ये सारा का सारा एरिया किसका हो जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य का हो जाता है। और ये जो है एक ग्रीक कमांडर था, ठीक है। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि सेलुकस की बेटी का नाम, कमेंट बॉक्स में लिखो, और आपके जो कमेंट्स आए हैं उसमें आप चेक कीजिए आपके आंसर सही है या नहीं है। इसकी बेटी का नाम था हेलेना। क्या नाम था? हेलेना। आप आगे ए और लगा दीजिए, हेलेना। इसकी भी इसी समझौते के तहत इसकी मैरिज कर दी जाती है चंद्रगुप्त के साथ में। किसके साथ? चंद्रगुप्त के साथ में इसकी मैरिज कर दी जाती है, हेलेना के साथ में, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जब ये सारी जगह जीत लेता है तो वो एक गवर्नर अपॉइंट करता है इस क्षेत्र में, और उसका नाम होता है पुष्यगुप्त। तो पूरा का पूरा जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस है, इस पर जो गवर्नर अपॉइंट किया जाता है उसका नाम था पुष्यमित्र। ओके, सॉरी गलत निकल गया, पुष्यगुप्त, ठीक है, पुष्यगुप्त, राइट। सो ही देन प्रोसीड टू द साउथ एंड कैप्चर्ड सम टेरिटरीज देयर। साउथ पर भी कब्जा कर लिया। बताइए क्या बहादुर शासक रहा होगा कि जहां जाता था वो एरिया इसकी हो जाती थी। चंद्रगुप्त ने जो है अपने शासन को आगे बढ़ाते हुए काबुल, कंधार, नॉर्थ वेस्ट में कब्जा था। यहां से लेकर के साउथ में मैसूर तक इसका कब्जा था। बंगाल से लेकर के जो है सौराष्ट्र तक, सौराष्ट्र मतलब आज का गुजरात, तो बंगाल से लेकर के सौराष्ट्र तक का एरिया इसके कब्जे में था। किसके कब्जे में था? चंद्रगुप्त के कब्जे में आ गया था। एक इतना बड़ा एम्पायर जो है स्टैब्लिश किया किसने? चंद्रगुप्त ने। तो जैन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग अगर हम समझें, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने लास्ट में जैन धर्म अपना लिया था, इसलिए जैन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग समझें तो इसने 24 साल शासन किया, और लास्ट में जो है अपने बेटे को यानी बिंदुसार को शासन व्यवस्था दे करके ये चला जाता है कर्नाटक के क्षेत्र में, आज के कर्नाटक के क्षेत्र में, जिसका नाम था, जगह का नाम था श्रवणबेलगोला। वहाँ पे पहाड़ी है चंद्रगिरी। वहाँ पर रहते हुए इसने कम खाना खा करके, यानी कम खाना करते करते जो है अपना जीवन त्याग दिया। इस प्रोसेस को जो है हम संलेखना विधि बोलते हैं, ठीक है। संलेखना विधि ये जैन परंपराओं में शामिल है, आज भी शामिल है। इसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाता है, और फिर उसके बाद जो है धार्मिक आस्था का विषय समझते हुए सुप्रीम कोर्ट इसको अपनाने का अधिकार दे देती है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट पार्ट वो है बिंदुसार, ठीक। बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, जो अब यहाँ पर अगला शासक बन जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में। बिंदुसार सक्सीडेड हिज फादर, सीधी सी बात है, कोई बड़ी या खास बात नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो यहाँ पर मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को सक्सीड करता है, जो उसका फादर होता है। ग्रीक हिस्टोरियन एक नाम आता है जिसका नाम है एथेनेकस। क्या नाम है? एथेनेकस। एथेनेकस इसे बोलता है स्लेयर्स ऑफ फोज, यानी दुश्मनों का नाश करने वाला। इसलिए इसको बोला जाता है अमित्र चेटस,
अमित्र घात, ये इसी का नाम है, किसका? बिंदुसार का। यानी कि अपने दुश्मनों का नाश करने वाला, अपने दुश्मनों को जीवित ना रहने देने वाला ऐसा व्यक्ति था बिंदुसार, इस नाम से इसे जाना जाता है। इसने भी जो है साउथ के कुछ हिस्सों पे कब्जा कर लिया और इसने जो है वहां के 16 रूलर्स को हराया। कितनों को हराया? 16 को। समझ सकते हो कितनी बड़ी बात थी। 16 रूलर्स को इसने हराया वहां पर। ही फेस्ड अ रिवॉल्ट इन तक्षशिला, इसने यहाँ पे तक्षशिला में रिवॉल्ट भी फेस किया। कब कब किया था? अपने फादर के ही समय पर किया था। और इसने जो है वहां पे बड़ी आसानी से जाकर के व्यवस्था मेंटेन कर ली। क्वेल्ड बाय हिज सेकंड सन अशोका, सन किसकी बात कर रहे हैं? बिंदुसार के सेकंड सन अशोका की बात कर रहे हैं। इसने जाकर के बड़ी आसानी से स्थिति पर कंट्रोल कर लिया। क्वेल्ड मीन्स कंट्रोल, ठीक है, लिख दें क्या? क्वेल्ड मीन्स कंट्रोल, ठीक है, स्थिति पे कंट्रोल कर लिया और तक्षशिला का जो विद्रोह था उसे समाप्त कर दिया। बिंदुसार मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद द रूलर ऑफ ग्रीस, ग्रीस के रूलर्स के साथ भी इसका फ्रेंडली रिलेशन था, ठीक है। चलिए, वो भी मैं भी बताने वाला था आपको रूलर के बारे में, लेकिन चलिए छोड़िए, जरूरत नहीं है। आगे इसके बाद जो है अशोक महान, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं अशोका द ग्रेट, ठीक है। ऐसे ही नहीं ग्रेट बोलते हैं, हम जानेंगे क्यों ग्रेट बोलते हैं। तो अशोका सक्सीडेड टू द थ्रोन आफ्टर हिज फादर बिंदुसार्स डेथ, बिंदुसार की डेथ के बाद में अशोका यहाँ पर अपने फादर का एडमिनिस्ट्रेशन यानी बिंदुसार का एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है, ठीक है। अशोका सक्सीड करता है। अशोका को देवनाम प्रिय के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम होता है, इसका मतलब है बिलव्ड ऑफ द गॉड्स, और प्रियदर्शी के नाम से भी द ब्यूटीफुल वन, इस नाम से भी अशोका जाना जाता है। अशोका के लाइफ की जो है एक बड़ी घटना हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, वो है कलिंग वॉर। अशोका के लाइफ की एक बड़ी घटना है कलिंग वॉर। इसने क्या किया, यहाँ पर एक वॉर लड़ता है, ठीक है, यहाँ पर एक वॉर लड़ता है, जो कि वॉर कब लड़ी जाती है? 261 BCE में। कब लड़ी जाती है? 261 BCE में लड़ी जाती है। बहुत ही फेमस वॉर है। मैगेसनीस के अकॉर्डिंग अगर हम समझें, जो कि एक ग्रीक हिस्टोरियन था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, ठीक है, तो मैगेसनीस के अकॉर्डिंग समझें तो जो कलिंग का रूलर था उसके पास, यानी मैगेसनीस ये बात कब लिख रहा है? ये तब लिख रहा है जब अशोक का जन्म भी नहीं हुआ था, ठीक है। तो अशोक के बारे में नहीं लिख रहा है, वो लिख रहा है कलिंग के बारे में, ठीक है। तो कहता है कलिंग के पास एक बड़ी सेना थी, उसके पास इन्फेंट्री थी, उसके पास कैवेलरी थी, उसके पास एलिफेंट थे। तो आसान नहीं था कलिंग को हरा पाना, लेकिन एक बड़ी सेना उसके पास थी, ठीक है। तो रॉक एडिक्ट 13 में हमें जानकारी मिलती है, याद रखना कलिंग वॉर की जानकारी हमें किस में मिलती है? रॉक एडिक्ट 13 से मिलती है। तो यहाँ पर कहते हैं कि दोनों साइड ने बहुत सफ़र किया, दोनों साइड ने सफ़र किया, लेकिन उसमें से कलिंग ने ज़्यादा सफ़र किया, ठीक है। दोनों साइड ने सफ़र किया, लेकिन उसमें से कलिंग ने ज़्यादा सफ़र किया, उसको ज़्यादा नुकसान हुआ। अशोका इस वॉर को जीत जाता है, कलिंग इस वॉर को हार जाता है, लेकिन उसके दुष्परिणाम दोनों पर पड़ते हैं, अशोका के एम्पायर पर भी यानी मगध पर भी, और साथ साथ कलिंग पर भी। ओके, तो कलिंग पर भी और मगध पर भी इसके दुष्प्रभाव पड़ते हैं। हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं क्या क्या वो दुष्प्रभाव थे। तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कलिंग वॉर, तो पहला कॉन्सिक्वेंस क्या है वो हम पढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहला कॉन्सिक्वेंसेस है कि डेथ और डिस्ट्रक्शन को देखने के बाद में, डेथ और डिस्ट्रक्शन को देखने के बाद में अशोका में जो है एक चेंज आ गया, ठीक है। वो चेंज क्या आता है कि अशोका जो है अब यहाँ पर जो है पॉलिटिकल लाइफ उसकी बदल जाती है। और क्या क्या चेंज है हम एक एक करके पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट में वो चेंज लिखते हैं, इसने वेरी घोष, वेरी घोष का मतलब क्या होता है? कॉन्क्वेस्ट बाय फोर्स, यानी जबरदस्ती, ताकत से, आक्रमण से पूरी दुनिया को जीतने का जो इसने संकल्प लिया था, ठीक है, जो इसका एम था वो इसने छोड़ दिया। और क्या अपनाया? इसने अपनाया धम्म घोष, ठीक है। वेरी घोष का ही मतलब है दिग्विजय, ठीक है। अब दिग्विजय छोड़ करके इसने धम्म घोष अपनाया, और दिग्विजय की तरह यहाँ पे कहते हैं, क्या कहते हैं? धम्म विजय, यानी कि अब उसे दिग्विजय नहीं चाहिए थी, उसे चाहिए थी धम्म विजय, धम्म विजय करनी थी उसे, ठीक है। अशोका के जो है पर्सनल लाइफ पर भी कलिंग वॉर का बहुत गंभीर असर पड़ता है, और इसी वॉर के बाद में इतना बड़ा असर पड़ता है कि अशोका यहाँ पर हंटिंग को बैन कराता है।
ईटिंग मीट को भी बैन कराता है और लोगों को जो है लग्जरीज लाइफ जीने से भी रोकता है। अशोका का कहना है लग्जरियस लाइफ हमें नहीं जीनी है और हमें जो है आम व्यक्ति की तरह हमें जो है एक ऐसा जीवन जीना है जिससे कि अगर हम बहुत ज़्यादा वेस्टेज ना करें, यानी लग्जरी लाइफ जीने का मतलब है हम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं, अगर हम वो ना करें तो हम दूसरे लोगों के लिए बहुत कुछ बचा सकते हैं। देखिए कितना अच्छा मैसेज जो है सम्राट अशोक उस जमाने में दिया करता था। इसने जो है जो कैदी होते थे, जितने भी कैदी होते थे जिनको पहले टॉर्चर किया जाता था, इसने उन कैदियों का भी इस्तेमाल करना शुरू किया और उन्हें खेती बाड़ी के क्षेत्र में लगा दिया। यानी कि अगर वो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन में काम करेंगे तो वो प्रोडक्शन किसके काम आएगी? डेफिनेटली देश के काम आएगी। ठीक है, यानी उससे भी प्रोडक्टिव करना शुरू कर दिया। देखिए कहाँ कहाँ दिमाग लगा रहे हैं, जैसे कि बिल्कुल ही जो है एक इकोनॉमिस्ट बन गए हों सम्राट अशोक। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई, प्रोडक्शन यहाँ पे इंक्रीज हुई, एम्पायर मजबूत हो गया आर्थिक रूप से। अशोका खुद जो है टूर पर जाया करते थे, जितने भी बुद्धिस्ट प्लेसेस थे उन टूर्स पर भी गए, जनता के बीच में भी जाते थे, जनता की मदद के लिए भी हमेशा तैयार रहते थे। एक रॉक एडिक्ट में जो है अशोक लिखते हैं, ये मेरे मुंह से ऐसे निकल रहा है, ठीक है, यहाँ तक आगे तो बता ही देते हैं। वो लिखते हैं कि मैं चाहे सो रहा हूँ, मैं चाहे जाग रहा हूँ, मैं चाहे खाना खा रहा हूँ, अगर जनता से संबंधित कोई भी विषय है तो कोई भी मेरा गुप्तचर कभी भी आकर के मुझे उसकी जानकारी दे सकता है। इसके लिए कोई स्पेशल प्रोटोकॉल को अपनाते हुए मुझ तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, सीधे मुझसे आकर के मिले और बहुत जरूरी है जनता के लिए। ठीक है, चलिए, तो इन्होंने जो है यहाँ पर मिशनरीज भी भेजे। मिशनरीज का मतलब है ताकि दुनिया के दूसरे कोनों में भी बुद्धिज्म को फैलाया जा सके, तो इसने मिशनरीज भी भेजे, कई जगहों पे भेजे, तिब्बत में भी भेजे थे, महाराष्ट्र में भी भेजे थे, सौराष्ट्र में भी भेजे थे, लेकिन यहाँ अभी हम बात कर रहे हैं श्रीलंका की। तो श्रीलंका में इन्होंने अपनी पुत्री संघमित्रा और महेंद्र इनको भेजा था और इन्होंने जो है बखूब ही अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए वहाँ पर बुद्धिज्म फैलाया। और आज अगर हम बात करें तो श्रीलंका के अंदर लगभग 70 से 75% लोग बुद्धिस्ट हैं। ठीक है, सम्राट अशोक की देन है। किसकी देन है? सम्राट अशोक की देन है। ओके, तो अशोक आफ्टर द कलिंग वॉर एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म। ठीक है, पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं, बुद्धिज्म को अपना लेता है अशोक एंड फॉलोड द बुद्धिस्ट प्रिंसिपल। अब बुद्धिस्ट प्रिंसिपल अपनाने लगता है सम्राट अशोक। बुद्धिस्ट प्रिंसिपल में क्या क्या है? वो है आपके नॉन वायलेंस, डिसअप्रूवल ऑफ एम्प्टी रिचुअल्स। नॉन वायलेंस तो आप समझ ही गए, डिसअप्रूवल ऑफ एम्प्टी रिचुअल्स का मतलब है जो उस समय जो है बेकार के रिचुअल्स अपनाए जाते थे, जैसे कि यजना करना यानी यज्ञ करना, उसमें जानवरों की बलि देना, उसमें जो है और बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना, ऐसी चीज़ों को जो है ये एम्प्टी रिचुअल्स बोलते हैं। इसको यहाँ पर जो है रोका गया। ही गॉट इरेक्टेड सेवरल पिलर्स। इन्होंने यहाँ पे बहुत सारे पिलर्स बनाए, एडिक्ट्स तैयार किए, जिस पर बुद्धा की टीचिंग को लिखा गया, जिस पर बुद्धा की टीचिंग को लिखा गया। इन्होंने जो स्तूपास बनाए उनकी संख्या बताई जाती है 84 स्तूपास कंस्ट्रक्ट किए गए और उनमें जो है बुद्धा के रिलाइक्स रखे गए, अवशेष रखे गए बुद्धा के। वो क्या क्या हैं? जैसे दांत हैं, उनकी बोन्स हैं, उनके हेयर हैं, इन चीज़ों को जो है जगह जगह के स्तूपास पर रखा गया। ठीक है, इन्होंने जो है यहाँ पर बिहारास को डोनेशन देने का भी एक नया मिसाल कायम की। ठीक है, तो ये डोनेशन भी देते थे बुद्धिस्ट बिहारास के लिए। ठीक है, इन्होंने जो है 3 गुफाएं भी दान कर दी थी, राइट, तो वो हम अभी यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा, सजेस्ट करूंगा, अगर आप ये सब डिटेल में जानना चाहते हैं तो जरूर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जा करके, हिस्ट्री वीडियोस की प्लेलिस्ट पे जरूर देखें जा करके। चलिए, तो ऑन अकाउंट ऑफ द अबेंडनमेंट ऑफ वॉर देयर वाज द डिक्लाइन इन मिलिट्री। अब क्योंकि जब वॉर नहीं होगा तो मिलिट्री पर भी ज़्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, तो मिलिट्री भी धीरे धीरे जो है घटने लगती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट पड़ते हैं कलिंग वॉर के। याद हो गए होंगे आपको, नहीं हुए हो एक बार फिर से देख लीजिए और कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछते रहिए लिख करके, मैं आपको उसके जवाब दूंगा। अगले जो भी वीडियोस आपके डिमांड के हों वो भी आप लिखते रहिए, हम बैठे हैं ना आपकी मदद करने के लिए। हाँ, थोड़ा सा टाइम जरूर लग जाएगा क्योंकि अभी हम यूट्यूब पर बहुत छोटे हैं। जैसे ही हमारा चैनल बहुत ग्रो कर जाएगा आप देखिएगा वीडियोस की लाइन लगा देंगे। ठीक है, द सिटी टॉपर परिवार को आप बड़ा कीजिए,
हम आपको तैयारी में वो सफलता दिलाएंगे जो कोई और आपको नहीं दिलवा पा रहा होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग एक्सटेंट ऑफ अशोकास एम्पायर। ठीक है, अशोका के एम्पायर की बात करें, अभी इससे पहले हमने चंद्रगुप्त के एम्पायर की बात की थी, अब अशोका के एम्पायर की। तो हिंदू कुश ये कहाँ पर है? आज के अफगानिस्तान के क्षेत्र में। तो नॉर्थ वेस्ट के हिंदू कुश से लेकर के साउथ की पेन्नार रिवर तक इनका शासन था। ऊपर नेपाल से लेकर के, ठीक है, नेपाल से लेकर के काबुल और हेरात कांधार यहाँ तक इनका शासन था। ठीक है, इतना बड़ा एरिया, यानी ऑलमोस्ट पूरा भारत जो आज का है वो इनके कंट्रोल में आता था। बस थोड़ा सा एरिया छोड़ करके, जैसे कि आपका जो है केरल पुत्र वगैरह ये कहा करते थे, ऐसा रॉक एडिक्ट जो है 13 में लिखा हुआ है केरल पुत्र वगैरह। तो ये जो है केरला और चेरा चोला जो है, इतना एरिया छोड़ दिया जाए तो बाकी एरिया इनके कब्जे में आता था। अब चलिए हम मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ लेते हैं। तो देखिए मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में हम बात कर रहे हैं सबसे पहले पैन इंडियन कैरेक्टर। पैन इंडियन कैरेक्टर का मतलब होता है जब पूरे देश को एक कर लिया गया हो, पूरे भारत को एक कर लिया गया हो, और जो रीजनल किंगडम्स हैं, रीजनल राजा हैं, वो सब एक बड़े राजा के अधीन हो जाएं, तो उसे हम पैन इंडियन कैरेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मौर्यन एम्पायर एम्पायर बिगनिंग विद द चंद्रगुप्त मौर्य वॉज वास्ट एंड एन ऑल इंडिया कैरेक्टर। और जब ये ऑल इंडिया कैरेक्टर था तभी हम इसे पैन इंडियन कैरेक्टर कहते हैं। सेलुकस whom चंद्रगुप्त डिफीटेड इन द वॉर हैड हैंडेड हिम 4 प्रोविंसेस। पीछे भी हमने पढ़ा था, संधि हुई थी, सेलुकस हार गया था। सेलुकस ने काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान चंद्रगुप्त को दे दिए। ठीक है, दीज रिमेन्ड विद द मौर्यन एम्पायर राइट अप टू द एंड ऑफ अशोकास रूल। ये सब जब तक अशोका का शासन था तब तक इनके पास रहे, उसके बाद भी आगे रहे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कमजोर शासक आते चले गए ये सब हाथ से छूटते चले गए। ड्यूरिंग बिंदुसार रूल अशोका रीच तक्षशिला एंड क्वेल्ड द रिवोल्ट। जब बिंदुसार का शासन था तो मैंने आपको बताया था पीछे के पोर्शन में, अशोका को भेजा गया था कि वो जो है तक्षशिला का विद्रोह समाप्त करे। उस समय अशोका जो गवर्नर था कहाँ का? वो था उज्जैन का, और उसको तक्षशिला का गवर्नर बना के भेजा गया था। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद देखो, आफ्टर बिंदुसार हैड एस्टेब्लिश्ड हिज रूल ओवर साउथ इंडिया नो अदर किंग एवर रूल्ड ओवर द होल ऑफ इंडिया। कहते हैं बिंदुसार जितना जो है राज्य तो अशोका का भी नहीं था। ठीक है, इतना बड़ा राज्य बिंदुसार ने एस्टेब्लिश किया। इनफैक्ट चंद्रगुप्त मौर्य स्पेंट हिज लास्ट ईयर एट श्रवणबेलगोला इन कर्नाटका स्पीक द वॉल्यूम ऑफ ऑल इंडिया कैरेक्टर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला में जाकर उसने जैन धर्म से उस विधि को अपनाते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। इससे हम ये तो कह सकते हैं कि इनका शासन यहाँ तक स्थापित था। ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं ये पैन इंडिया कैरेक्टर का एक बहुत बड़ा उदाहरण था। चलिए इसके बाद अब हम पढ़ते हैं चीफ एडवांटेजेस ऑफ पैन इंडिया कैरेक्टर। पैन इंडिया कैरेक्टर के एडवांटेजेस क्या क्या हैं? पहला है एंड ऑफ स्मॉल स्टेट्स। छोटे छोटे जो राजा होते हैं ना, जिससे एक पूरा देश विकास नहीं कर पाता है, उसका समापन हो जाता है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेड लिंक। अब जो है ट्रेड बढ़ता है, क्योंकि एक राजा होगा, एक करेंसी चलेगी। अच्छा आप बताएंगे जरा करेंसी कौन सी चलती थी? मैं आपको 5 से 10 मिनट देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा करेंसी कौन सी चलती थी। करेंसी का नाम फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और अपने सवाल भी पूछते रहिएगा। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेड लिंक, ट्रेड लिंक यहाँ पर एस्टेब्लिश किए गए फॉरेन कंट्रीज के साथ में। मेड इंडिया अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्प मौर्यन किंग फेस फॉरेन एग्रेशन। जो यहाँ पर कोई भी अगर फॉरेन एग्रेशन के लिए एक पैन इंडिया कैरेक्टर के तहत भारत एक मजबूत देश के रूप में जाना जाने लगा। ठीक है, फिर इसके बाद आफ्टर अशोकास विक्ट्री ओवर कलिंग द एरिया कॉन्क्विस्ट एंड द वॉर वॉज ओवर। ये मान लिया गया कि इधर से जो है ये भी जीत लिया, साउथ का हिस्सा जीत लिया, मतलब तीनों तरफ समुद्र है, ऊपर का हिस्सा इन्होंने जो है नॉर्थ वेस्ट तक जीत ही लिया था, नॉर्थ वेस्ट एरिया जो था। तो ये माना गया कि बस सब कुछ तो कब्जा कर लिया, अब कुछ बचा ही नहीं है, यानी पूरा भारत इनके कब्जे में आ गया था। ठीक है, यहाँ पर जो है इकोनॉमिक लाइफ में जो है चेंजेस देखने को मिलता है, और अशोका जो है यहाँ पर पूरी तरह से अब सोशल वर्क में लग जाता है, समाज के विकास में अपने आप को झोंक देता है। ठीक है, तो ऑल राउंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी यहाँ पर देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? ऑल राउंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। अब हम इसके एक इंपॉर्टेंट पार्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ने जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर हम इसे डिटेल में पढ़े ना,
बहुत अच्छा लगेगा एडमिनिस्ट्रेशन को, लेकिन अभी हम उतना ही पढ़ेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर अंडर द गाइडेंस ऑफ चाणक्य, चाणक्य की गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इस समय पर या हम कहें कि चाणक्य की जो किताब है अर्थशास्त्र, वो हमें क्या जानकारी दे रही है, तो हमें पॉलिटिकल जानकारी दे रही है, आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी दे रही है। तो चंद्रगुप्त को चाणक्य हर स्टेज पर, हर स्टेप पर गाइड किया करता था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त के समय पर और बिंदुसार के समय पर एक जैसा शासन व्यवस्था था। ठीक है, यानी कि रिटेन द सेम सिस्टम ऐसा बना रखा था। लेकिन जब अशोक आए तो अशोक के समय पर कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला चेंज क्या देखने को मिलता है, कलिंग वॉर के बाद में तो बहुत चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला चेंज जो देखने को मिलता है वो 5 प्रोविंस बन जाते हैं। इससे पहले कितने थे, इससे पहले 4 प्रोविंस थे। यहाँ पर कितने प्रोविंस थे, 4। अब कितने हो गए, 5। साथ साथ बोलते रहिएगा, यानी लिखते रहिएगा, बोलते रहिएगा, आपस में बोलते रहिएगा, अकेले बोलते रहिएगा, लेकिन बोलते जरूर रहना आप लोग। चलिए, तो कल 5वां प्रोविंस कौन सा था, कलिंग। और कलिंग की कैपिटल सिटी क्या बनाई गई, वो बनाई गई तोसली। क्या बनाई गई, तोसली। ठीक है, मैं भी यहाँ पे स्क्रीन पे देखता हूँ, आप भी स्क्रीन पे देखिए। ओके, तो मौर्यन सेंट्रलाइज द मोनार्की, मौर्यन की जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उसे हम मोनार्की कहेंगे और सेंट्रलाइज मोनार्की कहेंगे, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में होल सोल पावर थी। ठीक है, और ये पैटर्नल डिस्पोटिज्म था। पैटर्नल मतलब फादर की साइड से, यानी फादर के बाद उसका बड़ा बेटा ही अगला शासक बनता है। लेकिन बिंदुसार का बड़ा बेटा जो है अशोक नहीं था, बिंदुसार का बड़ा बेटा जो है सुशीम था। कौन था, सुशीम था। राइट, ओके। तो यहाँ पर जो है डिस्पोटिज्म यहाँ पर लागू किया जाता है, और डिस्पोटिज्म जब यहाँ पे लागू कर दिया जाता है, यानी कि मनचाहा शासन, डिस्पोटिज्म मतलब विदाउट एनी चेक, अनइंटरप्टेड रूल यहाँ पे स्टेब्लिश था अंडर द अशोका। एक रॉक एडिक्ट से हमें पता लगता है, अशोका कहता है कि सारे के सारे जनता, सभी पूरी की पूरी प्रजा मेरे बच्चों की तरह है, मेरी संतान है। अशोका एडमिनिस्ट्रेशन को सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करता है, क्योंकि टैक्सेशन जब ज़्यादा लिया जाएगा तभी कहीं जा करके हम कह सकते हैं ज़्यादा टैक्सेशन से देश की ज़्यादा इनकम होगी। ठीक है, तो इन्होंने जो है सिस्टम को सिंप्लीफाइड किया। सिंप्लीफाइड में इन्होंने क्या किया, टैक्सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा वसूलने की कोशिश की, लेकिन अच्छे ढंग से, ज़बरदस्ती नहीं। क्रॉप कलेक्शन बेहतर की इनके समय पर, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ने लगी। हमने पढ़ा था जितने प्रिजनर्स थे उनसे भी काम करवाने लगे, एक इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के रूप में। इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पे थ्रू आउट द एम्पायर बढ़ी, व्यापार बढ़ा, ट्रेड बढ़ा, तो प्रोस्पेरिटी तो आनी ही आनी है। ठीक है, अशोका ने यहाँ पर एक नए ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जिनको बोलते थे महामात्रास या गवर्नर। ये जो है वेलफेयर सब्जेक्ट्स को देखा करते थे, जनता के बीच में जाकर के वेलफेयर सब्जेक्ट्स को देखा करते थे। ठीक है, अब अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, तो एडमिनिस्ट्रेशन को हम कहेंगे एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, एक मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो जनता से रिलेटेड है, और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन जो दूसरे देशों के साथ युद्ध लड़ने, वॉर पीस से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे। तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में फिर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें से भी हम पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट थी, यानी सारी की सारी पावर किसके पास थी, सम्राट के पास थी। चंद्रगुप्त के समय पर चंद्रगुप्त के पास थी, बिंदुसार के समय पर बिंदुसार के पास थी, अशोक के समय पर अशोक के पास थी। और इसको जो है वो मैनेज करते थे कुछ ऑफिसर्स की मदद से। ठीक है, और ये सिस्टम जो है हेरिडेटरी था। हेरिडेटरी का मतलब होता है वंशवादी था। ठीक, यहाँ पर जो किंग था वो सुप्रीम जज भी होता था, ऐसा मैगेसनीज कहता है। मैगेसनीज की किताब से हमें पता लगता है, साथ साथ जो है चाणक्य की बुक से भी, यानी अर्थशास्त्र से पता लगता है। और मैगेसनीज की किताब कौन सी है, मैगेसनीज की किताब से भी पता लगता है, जिसको हम बोलते हैं इंडिका। क्या बोलते हैं, इंडिका। ओके, बीच में मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा हो, उसका जवाब अगर मैं देना भूल गया हूं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे फिर से सवाल पूछ लीजिए, मैं उसका जवाब दे दूंगा। क्योंकि बीच बीच में क्वेश्चन पूछते पूछते अब तो मुझे खुद ध्यान नहीं रहा कि मैंने आपसे कौन से क्वेश्चन पूछे थे। ओके, लेकिन क्वेश्चन मैं पूछता रहूँगा, मेरी आदत है। जो मेरे स्टूडेंट हैं ऑफलाइन वाले वो अच्छे से समझते हैं, सवाल पूछना मेरी अच्छी आदत है।
ठीक है, अच्छी इसलिए कहेंगे क्योंकि बच्चे इससे इंटरेक्ट बने रहते हैं, जुड़े रहते हैं, और वो जो है सही समय पर जवाब देते रहते हैं। ठीक है, नींद नहीं आती है। हिस्ट्री की क्लास में आप सोते हैं? लिख के जरूर बताना। हिस्ट्री की क्लास में आप सो जाते हैं क्या? जरूर बताना। ठीक है, देखें आप कैसे सो जाते हैं। इस पूरे वीडियो को देखिए, मज़ा ना आ जाए तो आप बताइएगा। ठीक है, और नहीं आए तो भी बताइएगा, आ जाए तो बताएंगे ही। चलिए, तो मैगजीन्स और इनसे हमें पता लगता है। ठीक है, थोड़ी बहुत बातचीत भी कर ली जाती है, अच्छा लगता है, क्योंकि लंबे लंबे वीडियोस हैं, है ना, लगातार कंटेंट ही कंटेंट देते रहेंगे तो क्लास में उतना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए थोड़ी बहुत बातचीत भी कर ली जाती है। ओके, आप लोग भी जो है बातचीत करते रहिए। ओके, तो देखिए अशोका जो है यहाँ पे कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस करता है। वो चेंजेस एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या होते हैं, तो ये यहाँ पर महामात्रास को अपॉइंट करता है, जो गवर्नर है, अभी हमने पढ़ा था, और ये वेलफेयर वर्क को देखते हैं। ठीक है, किसको देखते हैं? वेलफेयर वर्क को देखते हैं। इनके यहाँ पर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है, जिसको हम मंत्री परिषद कहते हैं। क्या कहते हैं? मंत्री परिषद। जैसे आज भी हमारे यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है, और उसके हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं। यहाँ पर भी जो है प्राइम मिनिस्टर होते थे। जैसे चंद्रगुप्त के समय पे प्राइम मिनिस्टर हम किसको जानते हैं? चाणक्य को। वही चाणक्य जिसे कौटिल्य बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हर एक मिनिस्टर की अपनी अपनी जिम्मेदारी होती थी। जो डिपार्टमेंट उसको देते थे उसको संभालने की उसकी अपनी एक जिम्मेदारी होती थी, जिसमें से हम कुछ की अभी स्टडी कर रहे हैं। जैसे कि चीफ पुजारी जो होता था उसको पुरोहित कहते थे। सेनापति जो सेना की देखरेख करने के लिए होता था, ये वॉर और पीस का मंत्री होता था। ठीक है, ट्रेजर को देखने के लिए यहाँ पर एक और अधिकारी होता था, जिसको बोलते थे सन्निधाता। क्या बोलते थे? सन्निधाता। ओके, और समाहर्ता जो है वो क्या करता था? सबको हर लेता था। समाहर्ता क्या काम था उसका? टैक्सेशन का काम था, रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम था। ठीक है, एक यहाँ पे अकाउंटेंट जनरल होता था, जिसका काम क्या होता था? अकाउंट मेंटेन करने का। ठीक है, ये क्या था? इंचार्ज ऑफ एग्रीकल्चर था। राइट, एक यहाँ पे एक अधिकारी होता था जिसका काम होता था माइंस को देखने का, जिसे हम सुपरिंटेंडेंट ऑफ माइंस कहते हैं। इसी तरह एक अधिकारी होता था जो पोर्ट को, यानी जितने बंदरगाह होते हैं उनको देखने का काम किया करता था। उसे जो है हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? एक सेकेंड, पेन चलना बंद हो गया था, अब चलने लगा। ओके, तो उसे हम सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोर्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोर्ट्स। अच्छा, एक इसी तरह से जो है कॉमर्स को देखने वाला होता था, उसे जो है कंट्रोलर ऑफ कॉमर्स बोला जाता है। ठीक है ना? थोड़ी देर जो है आइस को रिलैक्स दे दें। चलिए, तो हो गया रिलैक्स, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते क्योंकि मेरे स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं। चलिए, तो कंट्रोलर ऑफ कॉमर्स, ये व्यवस्था देखने वाला कौन होता था? कंट्रोलर ऑफ कॉमर्स, उसकी जिम्मेदारी थी। इसके अलावा जो है यहाँ पर एक सुपरिंटेंडेंट और रखा जाता था, जो वेट और मेजर्स को देखा करता था। वेट और मेजर्स की जिम्मेदारी इसकी थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पे था। अशोका ने यहाँ पे कुछ चेंजेस यहाँ भी किए थे। तो लिखते हैं अशोका ने केवल सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं बल्कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी थोड़े बहुत चेंजेस के साथ, जैसे लिखा तो यहाँ पे कि ओनली इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल में नहीं किया था, लेकिन ऐसा नहीं था, थोड़ा बहुत प्रोविंशियल में भी किया था। लेकिन खैर, जो जानकारी दी जा रही है उसी पर ही रहिए। ठीक है, तो पहला चेंज क्या था? जैसा मैंने कहा ना, चेंज हुआ है। पहला चेंज क्या था? 4 प्रोविंसेस को अब 5 प्रोविंस में बदल दिया गया। कौन सा नया प्रोविंस बना था? कलिंग। फटाफट अब लिख के बता दीजिए, कलिंग वॉर हुआ कब था? मैंने आपको 3 से 4 बार पूरे वीडियो में बताया है। लिख के बताइए, कलिंग वॉर हुआ कब था? देखिए कौन से बच्चे कितनी जल्दी लिखकर आंसर दे सकते हैं। एकदम से टूट पड़ा करिए आंसर देने के लिए, बिल्कुल टूट पड़ा करिए, देखें कितने बच्चे कितने आंसर दे पाते हैं। मैं क्लासरूम में भी यही कहता हूँ, मेरी क्लास में बच्चे जब आंसर देते हैं, शोर करते हैं, वहाँ अच्छा लगता है। बेकार का शोर करते हैं, थप्पड़ भी लगते हैं। ठीक है, जो बच्चे डायरेक्ट पढ़ते हैं मालूम है उनको। चलिए, तो आगे पढ़ते हैं। जो 5 प्रोविंस थे यहाँ पर, उन 5 प्रोविंसेस और उनकी कैपिटल सिटीज को हम जान लेते हैं। मगध, मगध की कैपिटल सिटी थी पाटलिपुत्र। गंधार, गंधार की कैपिटल सिटी थी तक्षशिला। अवंती, अवंती की कैपिटल सिटी थी उज्जैन। सदर्न प्रोविंस, जिसे हम दक्षिणापथ बोलते थे, इसकी कैपिटल सिटी थी स्वर्णगिरी। और कलिंग जो नया राज्य था, इसकी कैपिटल सिटी थी तोसली। तो कलिंग वॉर की डेट लिखी कि नहीं लिखी? जिसने भी नहीं लिखी जल्दी लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेड ऑफ द प्रोविंस कौन था यहाँ पर? कुमार।
और कुमार को ही आर्यपुत्र बोलते थे। कुमार कौन होते थे? जो राजा के बेटे होते थे, उनको जो है एक्सपीरियंस के तौर पर जो है ये जिम्मेदारी दी जाती थी और उसके साथ साथ जो है उनको असिस्ट करने के लिए यहाँ पर और अधिकारियों को अपॉइंट किया जाता था, जिसमें से जो है उन सब में जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था गवर्नर के तौर पे रखा जाता था और महामात्य। लेकिन प्रॉपर जो गवर्नर होते थे वो कौन थे? वो कुमार होते थे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो गवर्नर के तौर पे रखे जाते थे महामात्र, इनको जो है असिस्ट करने के लिए रखे जाते थे ताकि जो है उन्हें दिक्कत ना हो, क्योंकि जो राजकुमार हैं वो अभी कम उम्र के हैं, कम एक्सपीरियंस हैं और ये अच्छे खासे एक्सपीरियंस्ड होते थे। इसके साथ साथ जो है स्टेट में अगर कुछ और ऑफिसर्स की बात करें तो महामात्र के अलावा यहाँ पे प्रदेशिका होता था, जिसका काम होता था राज्य में टैक्सेस कलेक्ट करना। ओके, यहाँ पर एक अधिकारी राजुका होता था, जिसका काम होता था तहसीलदार की तरह ये काम करता था और ये छोटे एरिया का प्रदेश में रेवेन्यू अधिकारी हुआ करता था। इसके बाद एक होता था युक्ता। युक्ता का काम क्या था? ये ट्रेजरर था। ट्रेजरर क्या होता है? खजाना भरने वाला। ठीक है, शाही खजाना, उसका रिकॉर्ड रखने वाला। ठीक, युक्ता क्या बोलते थे? युक्ता। तो प्रदेशिका, राजुका, युक्ता। चले आगे बढ़े। चलिए, इसके बाद हम इसके नीचे यानी राज्य के नीचे अब अगला जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड था, मतलब प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में डिवाइड था, जिसे हम जनपद बोलते हैं। आज भी बोलते हैं जनपद जिले को। ठीक है, और इसकी जो है प्रॉपर देखभाल के लिए यहाँ पे प्रदेशिका होता था, राजुका होता था, युक्ता होता था। इनके फंक्शन अभी हमने डिस्कस किए। अगर आपको कहीं पर भी कहीं कुछ भूल रहे हैं तो एक बार जो है बैक करके दोबारा से देख लीजिए। ठीक है, आप अपनी स्पीड अपने हिसाब से मेंटेन कर लीजिए। स्पीड कम रखनी है वीडियो की या ज़्यादा रखनी है। ठीक है, इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिटीज़। देखिए यहाँ पे एक और नई चीज़ थी, यहाँ पे एक नए तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होता था, यानी शहर का अलग एडमिनिस्ट्रेशन था। जो भी बड़े शहर थे, जैसे कैपिटल सिटी हो पाटलिपुत्र या और बड़े शहर थे, उनका अपना अलग एडमिनिस्ट्रेशन था। अभी हमें यहाँ पे जानकारी पाटलिपुत्र की ही मिलती है। तो यहाँ पर जो प्रोविंसेस थे उनमें जो राजधानियाँ थी उनकी अपनी अलग एडमिनिस्ट्रेशन था, उनका अपना खुद का एडमिनिस्ट्रेशन था। और यहाँ का जो हेड होता था, नगर का जो अध्यक्ष होता था, उसको बोलते थे नगर अध्यक्ष। सिंपल सा तो है ना? कोई मुश्किल इसमें? कोई मुश्किल नहीं, नगर अध्यक्ष उसको बोलते थे। और मैगजीन्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है कमेटियाँ होती थी 30 मेंबर्स की, और ये 30 मेंबर्स की यानी 6 मेंबर्स की ईच कमेटी होती थी। तो कितनी कमेटी हो गई? 5 कमेटीज। कितनी कमेटीज हो गई? यहाँ पर 5 कमेटीज बनी हुई थी। ठीक है, 6 मेंबर्स की 5 कमेटीज यहाँ पर बनी हुई थी। चलिए, इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं रेवेन्यू सिस्टम में। तो रेवेन्यू सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लैंड रेवेन्यू था, यानी सबसे इंपॉर्टेंट होता है चीफ सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, क्योंकि इसके बगैर तो काम चलने वाला नहीं है। अगर रेवेन्यू नहीं है तो राजा नहीं है ना? क्योंकि उसके पास पैसा है तभी तो वो राजा है। कितना कलेक्ट करते थे? 1/6 कलेक्ट करते थे। कहीं कहीं पे जो है 1/4 भी कलेक्ट करते थे। जहाँ प्रोडक्शन अच्छी थी वहाँ पे 1/4, जहाँ कम थी 1/6। तो कहीं कहीं पर जो है 1/8 भी इन्होंने कलेक्ट की थी। 1/8 यानी कि सबसे कम। ठीक, ये जो है टैक्सेस 2 रूप में कलेक्ट करते थे। एक को बोलते थे बलि और एक होता था भाग। सबसे पहले हम भाग को समझते हैं। भाग क्या था? तो भाग जो है ये एग्रीकल्चर टैक्स होता था, जिसको हम भाग बोलते थे। मौर्यन एम्पायर के समय पर एग्रीकल्चर टैक्स भाग। ठीक है, बात समझ आ रही होगी, उम्मीद है बेहतर समझ आ रही होगी। तो भाग, ठीक है, एग्रीकल्चर टैक्स। कैटल टैक्स भी लगता था 1/6 के हिसाब से। ठीक है, और विंसेंट स्मिथ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, या आर सामाशास्त्री, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कौटिल्यास अर्थशास्त्र इंग्लिश ट्रांसलेशन आर सामाशास्त्री के द्वारा लिखी गई किताब थी। तो विंसेंट स्मिथ एक अंग्रेज हिस्टोरियन है, सामाशास्त्री भारतीय हिस्टोरियन है। इनके हिसाब से अगर बात करें तो बलि क्या होता था? बलि जनता स्वेच्छा से ट्रिब्यूट के रूप में जब देती थी तो उसे बलि बोलते थे। धार्मिक ट्रिब्यूट के तौर पर इसे देखा जा सकता है। इसके अलावा जो है टोल टैक्स भी लगते थे यहाँ पर। टोल टैक्स इम्पोज्ड ऑन आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कौन से? ब्रॉट फॉर सेल। ठीक है, इनके ऊपर टैक्सेस लिकर के ऊपर भी लगता था और जुए के ऊपर भी लगता था, और सबसे ज़्यादा लगता था इन पर, इसलिए कि इससे जो है लोगों को दूर रखा जा सके। इसके अलावा टैक्सेस लिए जाते थे फॉरेस्ट और माइन से भी।
यहाँ से भी टैक्स वसूल होते थे। ठीक है, अब इस टैक्स का करते क्या थे, तो इस टैक्स का क्या करते थे, इस टैक्स का इस्तेमाल करते थे रोड बनाने में, इरिगेशन में, हॉस्पिटल जैसी चीज़ों में, और भी स्टेट के जो खर्चे थे उन सभी में इसका इस्तेमाल किया जाता था, जिससे कि जो है एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन दिया जा सके और जनता को जो है बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे स्पाई सिस्टम। स्पाई सिस्टम मतलब जासूस। ठीक है, जासूस, तो जासूस बहुत जरूरी होते हैं ताकि राजा को सही जानकारी पहुंचाई जा सके। आज भी तो है हमारे देश में, रॉ किसे बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं। ठीक है, यहाँ भी होते थे। तो इनका एक वाइड नेटवर्क था स्पाइस का, और ये स्पाइस अगेंस्ट स्पाइस रखते थे, यानी एक स्पाइस पे भरोसा नहीं कर सकते थे। ठीक है, इसके अलावा मतलब स्पाइस पर भी स्पाइस रखे जाते थे, उनकी भी खबरें रखो, और एक साथ जो है कई एजेंट को एक काम पे लगाते थे ताकि पता तो चले कि हमें सही जानकारी मिल रही कि नहीं। अगर एक के ही भरोसे रहेंगे तो जानकारी जो है हमें गलत भी मिल सकती है। ओके, द किंग ऑलवेज केप्ट इन्फॉर्म्ड वर्किंग ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाही। तो जो नौकरशाही यानी कि बड़े अधिकारियों वाला जो डिपार्टमेंट है उसके बारे में लगातार राजा को अपडेट किया जाता रहे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। तो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता ही है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि नहीं कि मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे कि इनकी मिलिट्री इनके पास थी कितनी। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यहाँ पर स्ट्रेबो जैसे लोग, एरियन जैसे लोग जानकारी देते हैं कि इनके पास चतुरंगी सरकार थी, आर्मी थी, चतुरंगी सेना थी, यानी 4 अंगों वाली। वो कौन कौन सी थी, एक इन्फेंट्री जिसे हम पैदल सेना बोलते हैं, कैवेलरी जो घुड़सवारों वाली थी, एलिफेंट वाली सेना, ठीक है, और मतलब गज सेना हाथियों वाली, और चैरियट यानी रथ सेना। तो इतना बड़ा जो है एम्पायर, और इतना कम नहीं। अभी आप देखिए सेना की संख्या तो देख के हैरान रह जाएंगे, यानी उस जमाने में आज से 2500 साल पहले ये सेना थी इनके पास। 6 लाख इन्फेंट्री थी। 6 लाख सैनिक अगर कहीं खड़े हो जाएं तो क्या गजब की दिखेगी। लोग युद्ध करने से कतराएंगे, डर के भाग जाएंगे। 30,000 कैवेलरी थी इनके पास, 9,000 वॉर एलिफेंट थे। इसके साथ साथ जो है हमें अनदर सोर्स से पता लगता है कि 800 चैरियट भी थे, यानी 800 रथ थे इनके पास, इनकी सेना में। युद्ध किससे लड़ते थे, बाउस, एरोज, शील्ड, स्वेड एक्सेट्रा। ये जो है मेन इक्विपमेंट थे जिससे वॉर लड़ा जाता था। किंग जो है वो ऑलमोस्ट कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी होता था, यानी सारी की सारी पावर राजा के पास होती थी। ओके, यहाँ पर जो है आर्मी वॉज अंडर द मिलिट्री कमीशन, जो एक 30 लोगों की एक कमेटी होती थी, वो इसको देखते थे आर्मी को। वेल ट्रेन्ड रिक्रूटमेंट पॉलिसी अपनाते थे ताकि जो है अच्छे काबिल सैनिक को नौकरी पे रखा जा सके। कैश में जो है सैलरी मिलती थी। याद करो, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि इनकी करेंसी क्या होती थी, तो इनकी करेंसी जो होती थी उसको बोलते थे पण। क्या बोलते थे, पण। ठीक है, पण इनकी करेंसी थी। ओके, मौर्यन ने जो है बहुत सारे फोर्ट्स वगैरह भी बनाए ताकि जो है वो अपने एम्पायर को वेल एस्टेब्लिश रख सकें। अब इसके बाद हम अशोका के धम्मा को पढ़ने जा रहे हैं। अशोकास धम्मा। सो आफ्टर द कलिंग वॉर अशोक जो है यहाँ पर पीपल्स किंग बन गया, जनता का राजा बन गया। बुद्धिज्म अपना लिया अशोक ने और फॉलो करने लगा धम्मा पॉलिसी। ठीक है, इसने जो है बेस्ड ऑन यूनिफाइंग प्रिंसिपल के बेस पर सभी धर्मों के लोगों को यूनिफाइड करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब अशोक समझाता है, क्या समझाता है कि उसका जो धम्मा है वो धर्म नहीं है, वो कोई रिलीजन नहीं है, बल्कि क्या है, वो कहता है कि ये कोई रिलीजियस सिस्टम नहीं है जो मैं धम्म जिसे कहता हूँ, ये एक मोरल लॉ है, ये एक कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट है, ये एक एथिकल ऑर्डर है जिसमें सभी धर्म शामिल हैं, सभी धर्मों की अच्छाइयाँ शामिल हैं। ठीक है, तो एथिकल ऑर्डर है, मोरल लॉ है, कोड ऑफ कंडक्ट है, ये है धम्म। ओके, कुछ प्रिंसिपल्स हैं धम्म के, हम इनको भी पढ़ लेते हैं। जैसे कहता है रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एंड लव फॉर चिल्ड्रन। देखिए कितनी अच्छी प्यारी बातें कर रहा है सम्राट अशोक। अगर हम सब लोग इस चीज़ों को मान लें तो समाज हमारा कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। अहिंसा, नॉन वायलेंस पे जोर देता है, गुड कर्म पे जोर देता है, यानी गुड डीड्स। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे
तो हमें अगला जन्म अच्छा मिलेगा, हम जो है समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। अच्छे कर्म अपनाने हमें चाहिए ताकि हमें नेक्स्ट बर्थ अपने अच्छे कर्मों के अकॉर्डिंग अच्छा मिले। रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन, सभी धर्मों का आदर करना बहुत जरूरी है। एंड डिसअप्रूव्ड एम्प्टी रिचुअल्स, इसको हम एक बार पीछे भी पढ़ चुके थे कि जो एम्प्टी रिचुअल्स है उनको ये नहीं मानता था। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ धम्मा ऑन अशोकास इंपेरियल पॉलिसी। ठीक है, अशोका के धम्मा का इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले रिलीजियस यूनिटी, यहाँ पर जो है लोगों में रिलीजियस यूनिटी डेवलप होती है। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन फॉलोड देयर एम्परर पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। ठीक है, अशोक ने जबरदस्ती अपने धर्म का प्रचार नहीं किया, बल्कि अशोक ने लोगों को इम्प्रेस करके, कन्विंस करके, मना करके अपने धर्म में लेकर आया। ठीक है, तो यहाँ पर रिलीजियस यूनिटी देखने को मिली। मोरल वैल्यूज, जिसके लिए अशोक ने सबसे ज़्यादा काम किया, तो अशोका के धम्मा का एक सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारी मोरल लाइफ के ऊपर, यानी दिखावे से जो है लोग अब आगे बढ़ने लगे और वो अब यहाँ पर जो है फाइनली किस चीज़ पे जोर देने लगे, वो देने लगे मोरल वैल्यूज़ पर। इन सब का एक बड़ा असर पड़ता है एंड ऑफ क्राइम्स। इस समय क्राइम का रेट भी कम हो गया क्योंकि लोग अब यहाँ पर ज़्यादा कमाने, लालच, द्वेष, इन सब की भावनाओं से दूर उठने लगे। तो पॉलिसी ऑफ अहिंसा डिड हैव अ ग्रेट मोरल इम्पैक्ट ऑन पीपल। थेफ्ट, क्राइम और इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो लगभग जो है यहाँ से समाप्त हो गई। अगर हम बात करें पब्लिक वेलफेयर में, तो पब्लिक वेलफेयर में अशोका के धम्मा की वजह से, या हम यूं कहें विद द पॉलिसी ऑफ कॉन्क्विस्ट ऑफ वॉर हैविंग कम टू एन एंड, जो कॉन्क्विस्ट के लिए युद्ध लड़े जा रहे थे ना, वो तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आकर के खत्म हो जाते हैं। ठीक है, वो यहाँ पर नहीं बचते हैं। और अशोका का धम्मा यहाँ पे हेल्प करता है, हेल्प ऑफिशियल्स टू अंडरटेक पब्लिक वेलफेयर। अब जो अधिकारी रखे हैं ना, उनको भी तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो भी अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो है मोरली वो बहुत मजबूत हो गए हैं, नैतिकता उनके अंदर कूट कूट के भर दी गई है और वो पब्लिक वर्क में काम करने लगे। इसका फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है? वो निकलता है देश की प्रॉस्पेरिटी और देश में पीसफुल लाइफ। ठीक है, तो देखिए कितनी अच्छी चीजें हमने इस चैप्टर में डिस्कस की हैं। फाइनली हमने कहाँ से शुरू किया था? युद्धों से, और कहाँ हम एंड कर रहे हैं? युद्धों की समाप्ति से। क्या बढ़िया मैसेज दिया है सम्राट अशोक ने। उम्मीद करता हूं आपको पूरा चैप्टर पढ़ के बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं छूटने दी। फिर भी अगर आपको लगता है, क्योंकि अलग अलग पब्लिकेशंस चल रही हैं अलग अलग स्कूलों में, फिर भी आपको अगर लगता है कहीं कोई चीज़ छूट गई हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ लीजिए, मैं आपको उसका जवाब 100% दूंगा। ठीक है, और जो भी आपकी अगली डिमांड्स हों उनको भी आप लिखते रहिए। तो द सिटी टॉपर परिवार के लिए इतनी देर तक जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, और हमारे चैनल को प्रमोट करने में हमारी मदद कीजिए। आप देखिएगा ये चैनल आपको कहां से कहां पहुंचाएगा, और बोर्ड एग्जाम तक तो जो है, या अगली साल जब आप पढ़ेंगे ना 10th क्लास में, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सारे वीडियोस सिंस बिगिनिंग, सिंस द मंथ ऑफ अप्रैल से ही आपको मिलने लगेंगे, और आप जब चाहें तब जो चाहें वो चैप्टर पढ़िए पूरे डिटेल में। ठीक है, तो वंस अगेन आई पे थैंक टू एवरीवन, ऑल द व्यूअर्स ऑफ द सिटी टॉपर। थैंक यू वेरी मच, बाय एंड हैव अ गुड डे।